लोग वेस्टर्न फिलासफर के जो उनमें से पढ़ेंगे वे जॉन डेवी के बारे में। जॉन डेवी के विचारों को आशीष वर्मा आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं उनके विचारों को। जॉन डेवी के क्या विचार थे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में, उनके दर्शन क्या था, ये सब पढ़ते हैं आशीष के माध्यम से। नाउ स्टार्ट। आशीष वर्मा। गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जैसा कि फर्स्ट पेपर है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, इस पेपर की फोर्थ यूनिट है, जिसका फोर्थ यूनिट एजुकेशनल थॉट ऑफ ग्रेट फिलासफर। इस पे मेरा जो टॉपिक है वेस्टर्न फिलासफर में जॉन डेवी, जो मिस्टर देव दीपक सर के सुपरविजन में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। आशीष वर्मा, एमएड फर्स्ट ईयर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जॉन डेवी के बारे में पढ़े हैं कि जॉन डेवी एक जो थे प्रयोजनवादी दार्शनिक थे। दार्शनिक होने के साथ एक महान शिक्षा शास्त्री और मनोवैज्ञानिक भी थे। तो सबसे पहले हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं। तो जॉन डेवी का जो जन्म है वो 20 अक्टूबर 1853 को बर्लिंगटन वर्मोंट में हुआ था। इनकी जो शिक्षा है वो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में हुई थी। इनके बच्चे थे फ्रेडरिक आर्चीबाल्ड, सबरीनो एल। अध्यापन कार्य जो है इन्होंने सर्वप्रथम 1888 से 1889 में मिनीसोटा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। फिर उसके बाद में इन्होंने शिकागो मिशिगन विश्वविद्यालय में 1889 से 1894 तक किया। फिर शिकागो विश्वविद्यालय में 1894 से 1904 तक। इसके बाद इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में 1934 तक अध्यापन कार्य किया। यहाँ ये 30 वर्ष तक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर नियुक्त किए गए। फिर 1894 में इन्होंने यूनिवर्सिटी एलिमेंट्री स्कूल की स्थापना की। इस स्कूल में इन्होंने 4 से 13 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा पर प्रयोग किया। इसमें इन्होंने, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक भी थे और शिक्षा शास्त्री, तो ये इन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया कि उनकी रुचि, क्षमता और जिज्ञासा के अनुसार उनकी अलग अलग व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर उनको सिखाने का, उनकी रुचियों का पता लगाने का प्रयोग किया। 1919 में इन्होंने टोक्यो जापान में शैक्षिक कार्य किया। इनके पिता का नाम आर्चीबाल्ड डेवी था और इनकी मृत्यु 1 जून 1992 न्यूयॉर्क अमेरिका में हुई। ये इसके बाद में जॉन डेवी की कुछ रचनाएं हैं उनके द्वारा लिखित। तो 1899 में इन्होंने लिखा द स्कूल एंड सोसाइटी। 1902 में द चाइल्ड एंड कैरिकुलम। 1910 में हाउ वी थिंक। 1913 में इंटरेस्ट एंड एफर्ट इन एजुकेशन। 1915 में स्कूल ऑफ टुमारो। 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। फिर 1922 में लिखा ह्यूमन नेचर एंड कंडक्ट। 1925 में इन्होंने लिखा एक्सपीरियंस एंड नेचर। 1929 में इन्होंने लिखा द क्वेस्ट ऑफ सर्टिनिटी, स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ नॉलेज एंड एक्शन। 1929 में इन्होंने सोर्सेस ऑफ साइंस एजुकेशन दिया। इनकी जो एक रचना है 1916 में डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। इन्होंने दर्शन के विभिन्न पक्षों को एक केंद्र बिंदु तक समझाने का प्रयास किया है और इसमें इन्होंने बताया कि इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना। फिर इसके बाद में आता है जॉन डेवी के शैक्षिक विचार। तो जॉन डेवी के शैक्षिक विचार में पहला पॉइंट है किसी विचार को अनुभव की कसौटी पर कसकर ही ग्रहण करना चाहिए।
मतलब कि अगर कोई भी हमारे मन में थॉट आ रहा है या कोई विचार है, तो उसको जब तक हम अनुभव नहीं करते हैं तब तक उसको हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए। जैसा कि प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, इसलिए इन्होंने सबसे प्र, ज़्यादा प्रयोग पर ही बल दिया है। इन्होंने कहा कि जो भी हम सीख रहे हैं उसको एक अनुभव के द्वारा ही सीखना चाहिए। अनुभव के द्वारा सीखा गया ज्ञान स्थायी होता है। इसके बाद में इन्होंने बताया धर्म, ईश्वर व अंतिम सत्य पर अविश्वास। जैसा कि हमने कई दर्शन उसमें पढ़ा है, जैसे कि आदर्शवाद में पढ़ा कि वो आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य था सत्यम शिवम सुंदरम मूल्यों की प्राप्ति, परंतु इन्होंने इसका खंडन किया। इन्होंने धर्म, ईश्वर और अंतिम सत्य पर विश्वास नहीं किया। इन्होंने कहा कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से है उसी पर विश्वास करना चाहिए। जो चीज़ों का हम अनुभव कर सकते हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई पड़ती हैं, प्रकृति है, पेड़ है, पौधे हैं, ये नदियाँ हैं, इन सब चीज़ों को ही इन्होंने सत्य माना। अगला पॉइंट है जो सिद्धांत प्रयोग की कसौटी पर खरे उतरे वही सत्य है। इन्होंने बताया कि जो सिद्धांत है उसको हम प्रयोग करके देखते हैं, और अगर वह प्रयोग सही सिद्ध होता है तभी उसको हम सत्य मानते हैं। जैसे कि हम इसको एक उदाहरण से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लिया किसी साइंटिस्ट ने कोई सिद्धांत दिया, या ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हमारे पहले यह विचारधारा थी कि जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के चक्कर सूर्य लगाता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे उस पर कई सारे प्रयोग हुए। कापरनिकस, गैलीलियो आदि वैज्ञानिकों ने इसका खंडन किया और अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए। तो इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। जब तक हम किसी चीज़ को प्रयोग नहीं करके देखते हैं तब तक वह सिद्धांत सत्य नहीं हो सकता है। देश, काल, परिस्थिति के अनुसार मूल्य बदलते हैं। इन्होंने बताया कि जो मूल्य हैं वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं, और समाज जो है, समाज हर एक समाज की अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी अपनी आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं के अनुसार उनकी जो मूल्य हैं वो भी बदलते रहते हैं। जैसे कि हम प्राचीन काल में अगर देखें तो, अगर शिक्षा पद्धति को ही हम देखें तो प्राचीन काल में शिक्षा पद्धति का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज्ञान अर्जन करना। तो उसी के अनुसार जैसे वैदिक काल की शिक्षा के कुछ अलग सिद्धांत थे, इस्लामिक इस्लामिक पीरियड के कुछ अलग सिद्धांत थे, बौद्ध के कुछ अलग हैं, जैन के कुछ अलग हैं। तो सबका अपना अपना एक मूल्य होता है, और ये मूल्य समय के अनुसार बदलते भी रहते हैं। शिक्षा का आरंभ बालक की योग्यताओं, रुचियों तथा आदतों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करने के बाद होना चाहिए। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है, शिक्षा बालक को तभी प्रदान करनी चाहिए जब उसकी रुचियों, आदतों का हमें अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। अब इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई बालक है तो वो जैसे कोई बालक है तो वो मैथ नहीं पढ़ना चाहता है, और उसका अदर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस है या हिस्ट्री है या अदर सब्जेक्ट हैं उनमें उसका रुचि ज़्यादा है, मन लगता है। तो ये नहीं है कि हमें उस पर उस सब्जेक्ट को थोपना चाहिए, उसकी रुचि के अनुसार ही उसको सिखाना चाहिए। अनुभव ही ज्ञान है और ज्ञान ही अनुभव है। इन्होंने बताया, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि यह एक ज्ञान को इन्होंने अनुभव की कसौटी पर कसकर ग्रहण करने की बात की। तो उसी से ये पॉइंट रिलेट करता है कि अनुभव जो है उसी से ज्ञान मिलता है, और ज्ञान के द्वारा ही अनुभव हमें प्राप्त होता है। सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है। सत्य समय के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, यानी कि जैसे कि जो चीज़ें हैं इस समय हमारे समक्ष सत्य हैं, हो सकता है कुछ समय बाद वो परिवर्तित हो जाएं। जैसे कि एक बार दिलीप सर ने बताया था कि हो सकता है कभी आग जैसे है जलाती है, और कभी समय ऐसा है कि आग ना जलाए। तो इसी तरीके से समझ सकते हैं। या अभी हमने एक एग्जांपल दिया था कि पहले लोगों की मान्यताएं थी कि
सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बाद में कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने कई सारे वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगाती है। तो सत्य जो है समय के आधार पर परिवर्तित होता रहता है। क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो तो विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है। तो इस पॉइंट में यह बताया जा रहा है कि जैसे कोई हम कार्य कर रहे हैं और जब उसमें कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है, रुकावट आती है, तो उसको हम कई तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं, उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई हम पजल सॉल्व कर रहे हो, और जब पजल सॉल्व कर रहे होते हैं तो उसमें कई सारी डाइवर्जेंट थिंकिंग का प्रयोग करते हैं। अपसारी चिंतन जिसे कहते हैं, उसमें कई सारे विचार हमारे मस्तिष्क में उठते रहते हैं। तो जब हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं जाते हैं, तब तक हमारे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आते रहते हैं। वही इसमें कहा गया है कि कोई भी जो है क्रिया में कोई बाधा उत्पन्न हो तो विचारों को उत्तेजना प्राप्त होती है। फिर इसके बाद में है शिक्षा का संप्रत्यय। डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहकर उसका विकास होता है। तो इन्होंने कहा कि जो शिक्षा है वह एक सामाजिक प्रक्रिया है। बच्चा जन्म लेता है और समाज में रहकर वह बहुत सारी शिक्षा ग्रहण करता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है, तो वो घर भी एक समाज का ही लघु रूप होता है और उसी से वो पढ़ना लिखना और सीखना प्रारंभ कर देता है। इसीलिए इन्होंने कहा कि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ उत्पन्न होता है, जन्म होता है। हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ जन्मजात शक्तियाँ होती हैं और उन शक्तियों फिर उसके बाद में इसी को आगे नेक्स्ट पॉइंट में डिफाइन किया गया है। इन जन्मजात शक्तियों का विकास सामाजिक चेतना में भागीदारी के फलस्वरूप होता है। अब जैसे जिस व्यक्ति में कोई किसी को सिंगिंग अच्छी आती है, कोई स्पोर्ट में अच्छा है, कोई पढ़ने में अच्छा है, तो हर एक व्यक्ति में अपनी इंडिविजुअल कुछ पावर्स होती हैं, व्यक्तिगत शक्तियाँ होती हैं और इन शक्तियों का विकास वह समाज में रहकर सामाजिक चेतना के आधार पर ही करता है। अगर उसको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, जैसे कि बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे होंगे कि कुछ लोग कहते हैं कि मेरी सिंगिंग अच्छी थी, अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं अच्छा कर देता सिंगिंग में या स्पोर्ट में अच्छा कर देता। तो समाज के द्वारा ही उनके शक्तियाँ जो होती हैं उनको निखारा जाता है, समाज ही उनको आगे लाने का प्रयास करता है। डीवी ने शिक्षा को मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आयाम कहा। डीवी ने बताया कि शिक्षा जो है वो एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम है। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयाम क्योंकि बिना हम मनोवैज्ञानिक से मतलब है कि बिना हम बालक की इच्छाओं, शक्तियों और रुचियों, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर शिक्षा नहीं दे सकते हैं। और व्यक्ति शिक्षित जो होता है वो समाज में होता है, इसीलिए इसको मनोवैज्ञानिक व सामाजिक आयाम कहा गया है। डीवी का मानना है शिक्षा स्वयं में जीवन है। इससे मतलब ये है कि व्यक्ति जो है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। जब हमेशा जन्म से लेकर, जैसा कि हम लोगों ने मनोविज्ञान में पढ़ा है क्रो एंड क्रो की परिभाषा की, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। इसी से इसको हम समझ सकते हैं शिक्षा स्वयं में जीवन है। हम कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति से, जीव से सीखते रहते हैं। कि बहुत सारी ऐसे हमने कई सारी घटनाएं भी देखी होंगी कि हिस्ट्री में देखा होगा कि वो कौन मोहम्मद गौरी, उसने एक मकड़ी से सीखा कि कई 16 प्रयास शायद किए थे, फिर 17वें प्रयास में उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया। तो हम कभी भी कहीं भी किसी भी व्यक्ति से, जीव से, पक्षी से, किसी से भी सीख सकते हैं। जीवन पर्यंत शिक्षा चलती रहती है। फिर जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य पहला है अनुभव का पुनर्निर्माण। अनुभव के पुनर्निर्माण में इन्होंने बताया कि
शिक्षा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शिक्षा एक गत्यात्मक प्रक्रिया होती है और परिवर्तनशील होती है। इसलिए हमारे जीवन में नए नए अनुभव आते रहते हैं और इन नए नए अनुभवों से हम नए नए विचारों का निर्माण करते रहते हैं। इसीलिए इसको अनुभवों का पुनर्निर्माण कहा गया है। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि अनुभवों का पुनर्निर्माण हो। फिर अगला पॉइंट है वातावरण के साथ समायोजन। डीवी ने बताया कि शिक्षा इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके द्वारा बालक जो है अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके, समाज के साथ समायोजन कर सके, समाज की आवश्यकताओं को समझ सके, समाज के वातावरण के अनुसार ही अपना विकास कर सके। इसीलिए जो है इसमें दिया गया है, डीवी के द्वारा बताया गया कि जो शिक्षा है इसका मुख्य उद्देश्य होता है वातावरण के साथ समायोजन करना। जब तक हम वातावरण के साथ समायोजन नहीं कर पाएंगे तब तक ना तो हमारा विकास हो सकता है, ना तो समाज का विकास हो सकता है। फिर है सामाजिक कुशलता। शिक्षा का एक उद्देश्य यह भी है कि सामाजिक कुशलता प्रदान करना। जैसा कि जब हम खुद को समाज में समायोजित कर लेंगे, वातावरण के साथ समायोजन कर लेंगे, तो उसमें हमें एक सामाजिक कुशलता प्राप्त हो जाएगी, सामाजिक जीवन का विकास होगा। इसके लिए इन्होंने एक बताया है कि शिक्षा का कार्य असहाय प्राणी को सुखी, नैतिक एवं कार्यकुशल बनाने में सहायकता प्रदान करना। मतलब कि जो शिक्षा है इसके द्वारा जो असहाय प्राणी हैं उनके जीवन को सुखी, नैतिक और कार्यकुशल बनाना, कि वो अपने जीवन को सुखी बनाएं, नैतिकता नैतिकता प्रदर्शित करें और अपने कार्यकुशलता को दिखाएं। और व्यक्ति सुखी तभी रहेगा जब वो कुशल होगा, तो इसके लिए उसको विभिन्न प्रशिक्षण लेने पड़ते हैं। फिर लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण। लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण, जैसा कि हमने पीछे एक बुक का पढ़ा था, डेमोक्रेसी इन एजुकेशन। डेमोक्रेसी इन एजुकेशन में इन्होंने लोकतंत्र के बारे में ही समझाया है। इन्होंने हमेशा यह बताया कि ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए कि जिसमें कोई भी व्यक्ति बिना भेदभाव के स्वतंत्र रूप से और सहयोग की भावना के साथ रह सके। उसको हर एक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए और स्वावलंबी होना चाहिए। उसको समाज में, हर एक व्यक्ति को समाज में समान स्थान होना चाहिए। फिर इसके बाद में आता है शिक्षा का पाठ्यक्रम। शिक्षा के पाठ्यक्रम के बारे में जॉन डीवी ने बहुत कुछ नहीं बताया है, मगर इन्होंने कुछ सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। डीवी ने जो है पाठ्यक्रम का निर्धारण नहीं किया है, मगर इन्होंने यह बताया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो किन सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। इन्होंने बताया कि जो शिक्षा का पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित, बालक, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि बालक को सेंटर्ड रखा गया है, इसमें केंद्रित किया गया है कि बालक की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं के अनुसार ही शिक्षा प्रदान किया जाना चाहिए। उस पर बिना उसकी इच्छा के अतिरिक्त कार्यभार नहीं दिया जाना चाहिए। ये नहीं है कि जिन चीज़ों को वो नहीं समझ सकता है उनको ज़बरदस्ती थोपा जाए बालक पर। फिर उसके बाद है उपयोगिता का सिद्धांत। इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम में वही विषय सम्मिलित किए जाने चाहिए जिनका उपयोग दैनिक जीवन में हो सके, जो समाज के लिए उपयोगी हो, जिन विश्व के लिए उपयोगी हो, ऐसे विषयों को ही सम्मिलित किया जाना चाहिए, ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए। फिर है रुचि का सिद्धांत। डीवी के अनुसार बालक की जो शिक्षा है उसकी रुचियों, क्षमताओं व आदतों व मनोवैज्ञानिक जो पहलू होते हैं उनके अनुसार
प्रारंभ करनी चाहिए। डीवी ने जो है 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन किया है। पहला है विचारों के आदान प्रदान में रुचि। सर्वप्रथम तो विचारों के आदान प्रदान में रुचि होनी चाहिए, तभी शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से चल सकती है। जब तक हम अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान नहीं करेंगे तब तक शिक्षा की प्रक्रिया सुचारू रूप से नहीं चल सकती है। फिर है खोज परीक्षण में रुचि। खोज परीक्षण में रुचि से तात्पर्य है कि प्रत्येक बालक के अंदर खोज खोजी प्रवृत्ति होनी चाहिए। वह हमेशा कुछ ना कुछ उसके अंदर खोजने की रुचि होनी चाहिए, नई नई चीज़ों का निर्माण करने की रुचि होनी चाहिए। अन्वेषण विधि जिसे हम बोल सकते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड। फिर है उसके बाद में तीसरी सृजन में रुचि। सृजन जैसा कि हम लोग जानते हैं, जब तक क्रिएटिविटी बालक के किसी भी व्यक्ति के या बालक के अंदर नहीं होगी तब तक जो वो नई चीज़ों का निर्माण या नए तरीकों की खोज नहीं कर सकता है। फिर है कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। बालक को कलात्मक भी होना चाहिए या बालक के अंदर कलात्मक रुचि भी होनी चाहिए। इस तरीके से अगर देखा जाए तो डीवी ने भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सिलाई, गृह कार्य, कारपेंट्री, बढ़ाईगिरी, संगीत एवं व्यावसायिक कार्य आदि विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान देने की बात कही है। फिर अगला है सहसंबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन। जैसा कि हम लोग सहसंबंध के बारे में जानते हैं कि सहसंबंध का मतलब होता है कि चीज़ों को एक दूसरे से कोरिलेट संबंधित करके पढ़ाया जाना चाहिए। चीज़ों को जो है एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाया जाना चाहिए। जैसे कि हम लोग पढ़े देखते हैं कि साइंस और मैथ जो है इसका एक दूसरे से रिलेशन होता है। उसमें जैसे फिजिक्स में है तो मैथ के बहुत सारी थ्योरीज हैं और फार्मूले हैं, वो फिजिक्स में भी यूज होते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। तो इस तरीके से जो है इन्होंने बताया कि जो पाठ्यक्रम है वह सहसंबंध के सिद्धांत पर भी कार्य करना चाहिए। फिर है लचीलेपन का सिद्धांत। लचीलेपन से मतलब है कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए, कि बालक पाठ्यक्रम जो है वो बालक की रुचियों, मनोवैज्ञानिक अभिवृत्तियों और क्षमताओं के अनुसार और सामाजिक वातावरण के अनुसार बदला जा सके। अगर पाठ्यक्रम फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो जो विकास की प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी। जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि आए दिन कुछ ना कुछ जो कोर्स है, करिकुलम है, उसमें परिवर्तन होता रहता है। ये परिवर्तन क्यों किए जाते हैं? क्योंकि समाज की आवश्यकताएं चेंज होती रहती हैं, बदलती रहती हैं। उसी के अनुसार करिकुलम को भी जो है चेंज कर दिया जाता रहता है। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है तो उस पर प्रयोजनवादी विचारधारा का ही ज़्यादा इफेक्ट है कि लोग उसमें बताया गया है कि बच्चे को करके सीखने पर, स्वयं सीखने पर अधिक ध्यान देना चाहिए, ना कि रटने पर। क्योंकि जो चीज़ें हम करके सीखते हैं तो वो अधिक स्थायी होती हैं और हमारे माइंड में अच्छी तरीके से एग्जिस्ट कर जाती हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जो जैसे अमेरिका हुआ, चीन हुआ, जापान हुआ, इसमें बालकों को थ्योरी रटने की अपेक्षा उसको प्रैक्टिकली नॉलेज ज़्यादा दिया जाता है, क्योंकि वो लोग प्रैक्टिकली नॉलेज के द्वारा ही नई नई चीज़ों का आविष्कार करते रहते हैं। जैसे कि हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि जितनी भी अभी तक आविष्कार हुए हैं या जितनी भी खोजें हुई हैं उनमें अमेरिका है, जर्मनी है, फ्रांस है, इन्हीं सब के नाम क्यों ज़्यादा आते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो है प्रयोजनवादी विचारधारा जो है इसी का इफेक्ट रहा है। लोगों को करके सीखने पर बल दिया गया है बालकों के रटने की अपेक्षा। फिर इसके बाद में आता है शिक्षण विधियाँ। तो सबसे पहले है प्रयोग द्वारा सीखना। जैसा कि अभी हमने बात की कि प्रयोग द्वारा सीखना,
उसमें बालक को हर एक, जैसे कि हम कोई थ्योरी पढ़ते हैं साइंस की, तो वो हमारे माइंड में अच्छी तरीके से नहीं आती है जब तक हम उसका जब उसका एक प्रयोग कर लेते हैं लैब में, तो वो ही चीज़ें और आसान हो जाती हैं। फिर है करके सीखना। करके सीखने से तात्पर्य क्या है कि लर्निंग बाय डूइंग, स्वयं करके सीखें। ये जैसे कि हम उसमें पढ़े थे एनसीएफ 2009, उसका मुख्य उद्देश्य यही था, करके सीखना। जो भी हम ज्ञान अर्जित करें उसको हम खुद अनुभव करके सीखें, और अनुभव द्वारा जो ज्ञान होता है वो स्थायी तरीके से प्राप्त होता है। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर अगर लें, तो अगर जैसे बताया जाए कि पेड़ की पत्तियाँ हरी होती हैं, तो जब तक हम उसको देखेंगे नहीं, अनुभव नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे उसको मान लें कि पेड़ की पत्तियाँ हरी होती हैं। जैसे कोई बालक है, उसको कोई चार पैर वाला जानवर दिखे, तो वो इतनी जल्दी अंतर नहीं समझ पाएगा कि ये क्या है। कुत्ता के भी चार पैर होते हैं, बिल्ली के भी चार पैर होते हैं, जब तक वो प्रत्यक्ष रूप से उनको अनुभव नहीं करेगा। फिर है सहसंबंध का सिद्धांत, कोरिलेशन थ्योरी। इसमें यही बताया गया कि जो विषय हैं उनको एक दूसरे से संबंधित करके ही सीखना चाहिए। फिर है योजना विधि, यह एक प्रमुख विधि है जॉन डीवी, ये प्रयोजनवाद की प्रोजेक्ट मेथड। इसमें एक प्रोजेक्ट मेथड में क्या होता है, इसमें एक सामाजिक चेतना का भी विकास होता है। जब कोई प्रोजेक्ट हम लोगों को दिया जाता है तो हम लोग कई सारे कई लोगों के सहयोग से उसको पूरा करते हैं और स्वयं करते हैं, तो उसमें इन सभी सिद्धांतों का समायोजन हो जाता है और सामाजिक सहभागिता भी बढ़ती है, सामाजिक चेतना होती है हमारे अंदर, और समाज के प्रति जो सहायता करना है या एक दूसरे की सहायता करने की भावना भी जागृत होती है योजना विधि के द्वारा। फिर इसके बाद में आता है अनुशासन। तो डीवी ने बताया कि पहला है सामाजिकरण द्वारा अनुशासन। सामाजिकरण द्वारा अनुशासन क्या है? डीवी के अनुसार जो है, उन्होंने अनुशासन बच्चे के अपने व्यक्तित्व और उसके सामाजिक पर्यावरण पर निर्भर किया कि जो बच्चा है वो अपने समाज में ही अनुशासित होता है। अनुशासन जो है सामाजिक सॉरी तो इस प्रकार से इन्होंने कहा सामाजिकरण द्वारा अनुशासन। तो इसमें बताया गया कि विद्यालय जो है इसका वातावरण ऐसा होना चाहिए कि बच्चे के अंदर जो सद्भाव और सहयोग के साथ जीने की प्रेरणा होनी चाहिए। मतलब बालक जो है वो एक दूसरे के साथ सहयोग की भावना के साथ होना चाहिए। जैसा कि अभी हमने शिक्षण विधि में पढ़ा था प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड इसीलिए यूज किया जाता है योजना विधि, इसके द्वारा बच्चे के अंदर एक सामाजिक अनुशासन उत्पन्न हो सके। उसके बाद में है विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा आत्मानुशासन। विद्यालय कार्यक्रम के द्वारा आत्मानुशासन से मतलब है कि विद्यालय के जो कार्यक्रम हैं, विद्यालय के कार्यक्रमों के द्वारा बच्चे के अंदर आत्मानुशासन की का गुण उत्पन्न करना। हमें विद्यालय में ऐसे कई सारे कार्यक्रमों का आयोजन करना चाहिए जिसके द्वारा वह अपने व समाज के कर्तव्यों के बारे में जान सके, समझ सके, जिसके द्वारा वह स्वयं अनुशासित हो जाएगा। फिर उसके बाद है सामाजिक कार्यों में सहभागिता। सामाजिक कार्यों में सहभागिता का मतलब ये है कि जैसे विद्यालय का, जैसे हम पढ़ चुके हैं, विद्यालय एक समाज का लघु रूप है और
समाज विद्यालय के कार्यों में जब बालक सहयोग करेगा तो उसके अंदर सामाजिक कार्यों की जो सहभागिता है वो भी बढ़ेगी। फिर अगला है विद्यालय का स्वरूप। तो सबसे पहला पॉइंट आता है विद्यालय आदर्श समाज का लघु रूप होना चाहिए। विद्यालय जॉन डेवी के अनुसार जो विद्यालय है वो आदर्श समाज का लघु रूप होना चाहिए। मतलब जो जो बालक होते हैं वो विभिन्न अलग अलग परिवेश से आते हैं, उनके बैकग्राउंड अलग अलग होते हैं। कोई हर एक बालक के अंदर अलग अलग क्षमताएं होती हैं, अलग अलग भाषाओं से आते हैं, क्षेत्रीय भाषाओं से आते हैं। तो इसलिए इन्होंने बताया कि जो विद्यालय है वो समाज का लघु रूप होना चाहिए, जिसमें सभी जो है अपने आप को समायोजित कर सकें, एडजस्ट कर सकें। हर एक बालक की रुचि का ध्यान रखना चाहिए विद्यालय के अंदर। हर एक बालक के जो क्षमताएं हैं, व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं, उसकी जो क्षेत्रीय भाषा है, इन सबको ध्यान में रख कर ही शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि सभी को समान अधिकार प्राप्त हो सके, सभी को समान रूप से शिक्षा प्रदान की जा सके। फिर विद्यालय में खेल, रचना तथा व्यवहारिक ज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय में इन्होंने बताया कि जो है खेल की व्यवस्था भी होनी चाहिए और व्यवहारिक ज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि खेल के द्वारा ही खेल में ही जो है सामाजिक सद्भाव की भावना उत्पन्न होती है। खेल हमें यही सिखाता है कि सामाजिक सहयोग किस प्रकार करना चाहिए। और व्यवहारिक ज्ञान की व्यवस्था होनी चाहिए, मतलब हमें जो हमारा करिकुलम है उससे हटके जो हमारी दैनिक जीवन से से संबंधित जो ज्ञान है वो भी दिया जाना चाहिए, जिससे हम अपने आप को समाज में अच्छी तरीके से एडजस्ट कर सकें। फिर है विद्यालय तथा घर के वातावरण में समानता होनी चाहिए। जैसा कि बताया गया है कि विद्यालय आदर्श समाज का लघु रूप है, इसलिए विद्यालय के वातावरण में घर के समान वातावरण होना चाहिए। हर एक बालक को उचित तरीके से देख रेख करनी चाहिए, हर एक बालक की आवश्यकताओं को समझना चाहिए, उसकी इच्छाओं को जानना चाहिए, उसकी रुचियों का ध्यान रखना चाहिए। फिर विद्यालय अनुभव प्रशिक्षण का केंद्र स्थल होना चाहिए। विद्यालय को अनुभव प्रशिक्षण का केंद्र स्थल इन्होंने बताया कि यहाँ पर नए नए रोज अनुभव बालकों को प्रदान किए जाने चाहिए, प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे वे अपने जीवन में जिससे कि वे अपने जीवन को अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चला सकें, समाज में उचित स्थान प्राप्त कर सकें। फिर इसके बाद में है शिक्षक का स्थान। डीवी के अनुसार शिक्षक का स्थान। तो डीवी के अनुसार शिक्षक का स्थान, इसमें इन्होंने बताया शिक्षक का गौड़ स्थान। शिक्षक के गौड़ स्थान से मतलब है कि उसको शिक्षक को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, मगर बालक को केंद्र में रखकर शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। बालक को अधिक मतलब है वो फोकस किया गया है।
नीचे लिखा हुआ है इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए। कौन सी चीज? जैसे ये लिखे हैं ना कि नदीकरण द्वारा अनुशासन, तो क्योंकि आपने 3 ही पॉइंट लिखा है तो थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो और भी स्लाइड में फॉन्ट साइज बढ़ा कर व्यवस्था लो। कर देंगे। स्पेस कवर मेरे हो फॉन्ट जाएगा। साइज बढ़ाना है इसका। हाँ, फॉन्ट साइज इसको बड़ा कर देना। ओके। ओके सर, बढ़ते रहिए। यस सर, बढ़ते रहिए। नेक्स्ट स्लाइड कर दो। अब तो जैसे इसमें आपने बताया है, देखिए जो त्रिमुखी प्रक्रिया है, हम्म। बैक टू इसमें थोड़ा सा स्लाइड। आप अगर शिक्षक के बारे में 1-2 पॉइंट डाल देते और शिक्षार्थी के 1 ही 2 पॉइंट डाल देते तो आपकी स्लाइड थोड़ा बड़ी भी हो जाती और रुचिकर भी हो जाती। अन्यथा ये थोड़ा सा या तो थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते या इस ढंग से कर देते कि ये तीनों 1 मिनट लगा में जाए। वैसे यही बताया जाता है कि ज़्यादातर कम से कम पॉइंट डालिए, बाकी इसको अपने हिसाब से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो शिक्षार्थी, हाँ, शिक्षक और पाठ्यक्रम, यही इसके 3 पॉइंट होंगे। फिर उसको हाँ, हम तो इसमें अपने फॉन्ट, अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि शिक्षार्थी के अंदर क्या। सर इसका फॉन्ट थोड़ा आपको तब बड़ा कर देना था, मतलब लिखने ओके। का एक तरीका मिलता है मुझे। हाँ, फॉन्ट इंक्रीज कर देंगे, बाकी मैटर जहाँ तक हो सके पीपीटी में कम से कम ही रखना इतिहास चाहिए। इतिहास लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आप की पॉइंट लिख सकते हैं। हाँ, ये चीज़। सर आगे बढ़ाइए। चित्र के माध्यम से इसको भी बता सकते थे। एक दो यस यस सर, यस। इम्पोर्टेंट है। ओके। इसका मैं अभी रेफरेंस जो है एडिट करके सर तब पे हाँ। भेज दूँगा। ओके। सर थोड़ा सा एक फीडबैक और है सर, जिस हिसाब से जॉन डीवी का है उस हिसाब से आपने जो इसकी व्याख्या की है, इसे और अधिक ढंग से आप व्याख्या कर सकते थे सर। आपने बहुत अधिक शॉर्ट में इसको समेट दिया। हाँ। अगर समय की बहुत अधिक कमी है तो इतना अधिक शॉर्ट में करना उचित रहता है, अन्यथा थोड़ा आप व्यापकता से इसको समझाते तो और भी ज्यादा रुचिकर होता। श्योर श्योर। थैंक और यू सर। फीडबैक देगा कोई? जी सर। हाँ, इंद्रेश। सर आशीष सर ने ज्ञान जीवी जैसे दार्शनिक को सर बहुत ही संक्षिप्त और सारगर्भित तरीके से पढ़ाया है और हाँ। बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाया, और इनकी वाणी जो थी वो बहुत ही मृदुल और वाणी जो वजस्वपूर्ण थी। जी और जी। स्लाइड में थोड़ा सा जैसे आरती मैम ने कुछ बताया सुधार करने की आवश्यकता है। होता हाँ। क्या है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है स्लाइड बनाने की। यस और यस। सर इन्होंने जो भी है टॉपिक को पूरी तरह से कवर करने का सर्वथा प्रयास किया है। हाँ, थोड़ा सा अगर चाहते तो थोड़ा सा टॉपिक को बड़ा कर सकते थे, लेकिन जहाँ तक इन्होंने पढ़ाया तो लगभग हर मैटर को इन्होंने कवर करने का प्रयास किया है। वैसे अगर ज़्यादा पढ़ना है, अगर एक एक टॉपिक तो एक एक बिंदु पर ही एक एक दिन क्लास हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक तरह से प्रेजेंटेशन ही देना है, तो यहाँ तक देखा जाए तो पूर्णतः इन्होंने प्रयास किया जो काफ़ी अच्छा रहा है। यस। जी। और कोई भी फीडबैक देगा? थैंक यू सर। हाँ। फीडबैक है किसी के पास में? बोल सकता है। क्वेश्चन हो, क्वेश्चन पूछ लीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो। इन्होंने जॉन डेवी से रिलेटेड काफ़ी पॉइंट शार्ट में कह सकते हैं, संक्षिप्त रूप से इन्होंने सब चीज़ों को कवर करने की कोशिश की। समय के हिसाब से काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रेजेंटेशन किया है, कम शब्दों में अच्छा प्रेजेंटेशन। लेकिन कुछ पॉइंट्स थे जिनको और भी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी, जिसमें शिक्षार्थी के बारे में थोड़ा और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता थी। और इसके साथ में शिक्षा के कुछ अन्य पक्ष को भी यहाँ पर देखना आवश्यक था, जिनके बारे में इन्होंने जिक्र नहीं किया है, जिनमें से जॉन डीवी के, क्योंकि ये आधुनिक युग के हैं तो मान सकते हैं इनके जन शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में भी विचार रहे होंगे, इनके विचार स्त्री शिक्षा के लिए भी रहे होंगे। ठीक है, तो इनके बारे में भी बात करनी चाहिए थी। व्यवसाय की शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या बात की है, इसके बारे में भी देख सकते थे, है ना। और धार्मिक और नैतिक शिक्षा, इनके बारे में भी हम लोग इनके बारे में भी बात कर सकते थे कि इनके क्या विचार इन्होंने दिए हैं, ये किस दर्शन से प्रभावित थे,
धार्मिक जब शिक्षा बताओगे तो उसमें उनके दर्शन का प्रभाव, किस दर्शन का इनके अंतर्गत प्रभाव पड़ा, ठीक है, तो इनके बारे में भी आपको बताना चाहिए था, हो सकता था। इसके साथ साथ इनके विचारों का जो शैक्षिक चिंतन है उनके विचारों का मूल्यांकन भी कर सकते थे, तो मूल्यांकन में आपको निगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें बता सकते थे। तो या यूँ कह सकते हैं जो आपने आधुनिक शिक्षा पर प्रभाव डाला है, प्रभाव की बात की है, वो आपके पॉजिटिव पॉइंट में आ जाएंगे। निगेटिव पॉइंट अक्सर सभी में कुछ न कुछ, जो भी दार्शनिक है सभी में कुछ न कुछ तो होते ही हैं, कुछ चीज़ें ऐसी छूट जाती हैं, तो इनके में भी स्वाभाविक है कुछ बातें ऐसी हैं, कुछ बातें होंगी जो छूट गई होंगी, ठीक है, तो इसलिए इसमें मूल्यांकन को भी देखना चाहिए था। और इसके साथ में जो आपने पहली स्लाइड जो आपने इनकी जहाँ पर जॉन डीवी के शैक्षिक विचार दिए गए हैं, तो वो शायद मुझे लग रहा है कि वो शैक्षिक विचार नहीं, वे उनके दार्शनिक विचारों के बारे में आपने बताया है, तो उनको संक्षिप्त रूप से आपने। जी सर, वो थोड़ा हेडिंग में मिस्टेक हो हाँ गई है, उसके दार्शनिक हाँ विचार हैं शैक्षिक, फिर दूसरी स्लाइड में थे। हाँ, यस यस, वो शैक्षिक विचार नहीं थे, क्योंकि वो जो भी विचार दिए थे वो सब दार्शनिक विचार उनके लग रहे थे, ठीक है, तो उस स्लाइड को भी आप सही कीजिएगा। हाँ, ओके सर। और भी इसके दार्शनिक विचारों के बारे में भी बात की जा सकती थी, क्योंकि यहाँ पर हमको दार्शनिक विचारों को के बारे में भी जानना आवश्यक है, और उसके बाद में शिक्षा का। ओके ठीक है, यही थोड़ी सी कमी रह गई थी। ओके सर, इसको मैं अब सही कर लूँगा। हाँ ओके, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, और किसी को कुछ पूछना है या बताना हो तो बोल सकता है। सर मुझे अलग से एक क्वेश्चन पूछना ये है सर, जैसे कि ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव वाला है तो इसमें दार्शनिक विचार बताना इम्पोर्टेंट होता है सर। अगर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव में हम लोगों का प्रेजेंटेशन है तो सर क्या उसमें भी फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव मतलब फिलोसफिकल उनका मतलब दृष्टिकोण क्या है वो भी बताना जरूरी रहेगा? नहीं, उसमें उतना आवश्यक नहीं होता है, उसमें सोशियोलॉजिकल है तो उसमें सोशियो से रिलेटेड आपको उनके पर्सपेक्टिव बताने होंगे। यहाँ पर दार्शनिक, क्योंकि यहाँ पर दार्शनिक और शिक्षा, दर्शन और शिक्षा दो विषय कॉम्बिनेशन से आपकी पढ़ाई हो रही है, तो दर्शन से भी रिलेटेड चीज़ें आपको आनी चाहिए और शिक्षा से रिलेटेड भी चीज़ें आनी चाहिए। या पर्टिकुलर हम लोग यहाँ पर दर्शन शास्त्र पढ़ रहे होते तो हम केवल जॉन डीवी के जो शैक्षिक चिंतन है उनके बारे में हम बात ही नहीं किए करते, शिक्षा के उद्देश्य, पाठचर्या, विधियाँ, कोई बात नहीं करते, हम इनके केवल बात करते शैक्षिक दार्शनिक विचारों की। उसमें दार्शनिक विचार में क्या आ सकते थे, आत्मा, परमात्मा, मूल्य, चिंतन, ये सब है, मन, आत्मा, इन सब के बारे में भी आप देख सकते थे, है ना। ज्ञान के बारे में क्या विचार हैं तो दार्शनिक परिप्रेक्ष्य से देख सकते थे, तो इन चीज़ों को तो थोड़ा। सर हाँ लेकिन सर जो बड़ा हिस्सा है वो शैक्षिक विचार पर ही रहेगा, हाँ छोटा हिस्सा दर्शन पे हाँ, रहेगा छोटा सर? हिस्सा दर्शन पे रहेगा और बड़ा सा विचार है थैंक जो यू सर। वो शैक्षिक पर जाएगा। ओके ठीक है, आप लोग क्लास करते हैं, लेकिन ये कुछ चीज़ें छूटी हैं तो इनको बताना होगा आप लोगों को, तो कल तो नेक्स्ट। सर मुझे ये टॉपिक अभी कवर करना होगा, स्त्री शिक्षा जन शिक्षा। हाँ, अगर आप कोशिश कर सको आज आप अभी इसको जन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, धार्मिक, नैतिक शिक्षा, इन सब के बारे में भी आप बता दीजिएगा, कवर कीजिए। और मूल्यांकन इनका है, कुछ पॉइंट्स आप मूल्यांकन के लिए भी निकाल लीजिए, वो कल आप एक्सप्लेन कर देना। और उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन कर ली, क्योंकि कुछ समय लगेगा ही इन सब के बारे में, 20 मिनट मुश्किल से लगेगा, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रेजेंटेशन शुरुआत करेंगे कल ही। ओके सर। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।